हेलो दोस्तों, ज्ञान बिंदु के दरोगा बुक के प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखेंगे पूरा सॉल्यूशन के साथ। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कब तक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण पखवाड़ा 2025 का आयोजन किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 अप्रैल से 22 अप्रैल 2025। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 8 अप्रैल से 22 अप्रैल 2025 तक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण पखवाड़ा 2025 का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य घोषणा के विषय में जागरूकता फैलाना है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ में दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया। उत्तराखंड के ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पर देश की सबसे लंबी रेल सुरंग 14.57 किलोमीटर का निर्माण किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की छठी तथा पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पश्चिम बंगाल में भारत की छठी तथा पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला स्थापित किया गया है। लद्दाख, नैनीताल, माउंट आबू, गिरवानी हिल्स तथा कवलूर में इससे पहले खगोलीय वेधशाला स्थापित किया गया है। कुंडलकुलम संयंत्र की छठी 1000 MW की इकाई की शुरुआत किया गया है। बायोलिम्पी वैक्सीन का निर्माण बायोवेट कंपनी ने किया है, जो पशुओं में गांठदार त्वचा रोग रोकने में कारगर है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षय रोगों से पीड़ित वयस्कों में मृत्यु का पूर्वानुमान व्यक्त करने के लिए AI मॉडल तैयार किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तमिलनाडु क्षय रोगों से पीड़ित वयस्कों में मृत्यु का पूर्वानुमान व्यक्त करने के लिए AI मॉडल तैयार किया है। तमिलनाडु ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित दूसरा स्टील्थ फ्रिगेट INS उदयगिरी को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। क्वाड देशों ने समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रॉड एट सी शिप ऑब्जर्व मिशन की शुरुआत की है। नई दिल्ली में अत्याधुनिक फेनोम इंडिया नेशनल बायोबैंक का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन को विकसित किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। भारतीय रेलवे ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन को विकसित किया है। इस इंजन की क्षमता 12,000 हॉर्स पावर है। भारत की इस पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन को तमिलनाडु में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित किया गया है। इसका परिचालन हरियाणा में जिंद सोनीपत मार्ग पर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में सिंगापुर महिला हॉल ऑफ फेम में शामिल भारतीय मूल की लेखिका और नाटककार निम्न में से कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कमला देवी अरविंदन। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कमला देवी अरविंदन को मार्च 2005 में सिंगापुर महिला हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। कमला देवी अरविंदन भारतीय मूल की लेखिका और नाटककार है। परीक्षोपयोगी अन्य चर्चित अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति प्रीति लोबाना को दिसंबर 2024 में गूगल द्वारा भारत की नई कंट्री मैनेजर और उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। भारतीय मूल की ब्रिटिश सांसद लिसा नंदी को जुलाई 2024 में ब्रिटेन की संस्कृति, मीडिया को खेल मामलों की मंत्री नियुक्त किया गया। भारतीय मूल के अमेरिका केवन पारेख को अगस्त 2024 में एप्पल के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO नामित किया गया है। नेपाल की पर्वतारोही नीमा रिंजो शेरपा 8,000 मीटर से अधिक ऊंची 14 चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र की व्यक्ति बन गई है। अक्टूबर 2024, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेन 27 से 28 फरवरी 2025 को भारत की आधिकारिक यात्रा पर रही।
क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के तहत सूडान में चल रहे गृह युद्ध में फंसे भारतीय नागरिकों को निकाला गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑपरेशन कावेरी। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान में चल रहे गृह युद्ध में फंसे भारतीयों को निकाला गया था। इस ऑपरेशन के अंतर्गत 3662 व्यक्ति को INS सुमेधा के माध्यम से भारत लाया गया। ऑपरेशन दोस्त भारत सरकार द्वारा तुर्की एवं सीरिया में आए भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए चलाया गया था। जुलाई 2025 में अमरनाथ गुफा मंदिर तक जाने वाले तीर्थ यात्रा मार्ग को पूर्ण सुरक्षा हेतु ऑपरेशन शिवा लॉन्च किया गया है। ऑपरेशन इंद्रावती मार्च 2024 के हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया था। केदारनाथ धाम यात्रा के सुचारू संचालन हेतु उत्तराखंड पुलिस द्वारा ऑपरेशन मर्यादा लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में प्रसिद्ध अमेरिकी इतिहासकार और इंडोलॉजिस्ट आर्डे दुस्के की नई पुस्तक पिकाडोर इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई वह पुस्तक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत 5000 वर्ष का इतिहास। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। प्रश्नानुसार प्रसिद्ध अमेरिकी इतिहासकार और इंडोलॉजिस्ट ऑड्रे ट्रूस्के की इस नई पुस्तक का नाम भारत 5000 वर्ष का इतिहास है। इस पुस्तक की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता से होती है। परीक्षा उपयोगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक एवं लेखक। पुस्तक लेखक द नेहरू डेवलपमेंट मॉडल हिस्ट्री एंड इन इट्स लास्टिंग इम्पैक्ट, अरविंद पनगढ़िया। Who Dares Wins a Soldier's Memoir, लेफ्टिजन YK जोशी। कारगिल वार, द टर्निंग पॉइंट, मगोद बसप्पा रविंद्रनाथ। होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स, रस्किन बॉन्ड। कॉल ऑफ द गिर, परिमल नाथवानी। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना की शुरुआत की जिसके तहत 10 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंजाब। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। पंजाब राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना की शुरुआत की है। लॉन्च 8 जुलाई 2025। लाभ प्रति परिवार 10 लाख रुपये तक का कैशलेस स्वास्थ्य कवरेज। 2 अक्टूबर 2025 से रजिस्ट्रेशन शिविर और स्वास्थ्य कार्ड जारी। परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को 16 जुलाई 2025 को स्वीकृति दी गई है। यह केंद्र सरकार द्वारा भारत की कृषि नीति को परिणामोन्मुख दिशा देने की योजना है। इसके अंतर्गत प्रतिवर्ष देश भर में कृषि की दृष्टि से पिछड़े 100 चयनित जिलों को लाभ पहुंचाया जाएगा तथा 24,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के सहयोग से 15 जुलाई 2025 को उद्योगों एवं प्रतिष्ठानों में ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों के उपयोग में सहायता योजना की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में वर्ष 2025 का ब्रेकथ्रू पुरस्कार किस भारतीय संस्थान को मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोस संस्थान। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। कोलकाता स्थित बोस संस्थान के वैज्ञानिकों को यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन के एक बड़े आयन संगठन प्रयोग में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित ब्रेकथ्रू पुरस्कार 2025 मिला है। यह सम्मान वैज्ञानिकों द्वारा क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा के अध्ययन हेतु किए गए महत्वपूर्ण कार्य को मान्यता देता है। परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। 34वां GD बिरला पुरस्कार सुबी जैकब जॉर्ज को दिया गया। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025 का सम्मान आकर्ष श्रॉफ को मिला। मायना स्वामी को उदागी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 मरियांगेला हंगरिया को दिया गया। इस पुरस्कार को कृषि जगत का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। हाल ही में गोल्ड मर्करी पुरस्कार से दलाई लामा को सम्मानित किया गया।
क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस शहर में समावेशी भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। मई 2025 में नई दिल्ली में समावेशी भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। यह सम्मेलन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा कराया गया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, असम ने अपना पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर अंकिता को पेश किया है। महाराष्ट्र सरकार ने कोंकण रेलवे ऑपरेशन कोऑपरेशन लिमिटेड के भारतीय रेलवे में विलय को आधिकारिक रूप से मंजूरी दे दी है। क्वेश्चन नंबर 11, सेबी ने किस देश की वैश्विक ट्रेडिंग दिग्गज जेन स्ट्रीट को प्रतिबंधित किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अमेरिका। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। जेन स्ट्रीट कंपनी यूएसए की है। जेन स्ट्रीट विश्व की क्वांट ट्रेडिंग की सबसे बड़ी कंपनी है। इस कंपनी पर भारत अवैध तरीके से लाभ कमाने का आरोप लगा है। सेबी की स्थापना वर्ष 1988 में किया गया था। यूएसए द्वारा बाल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। वर्ष 2025 में महिला कबड्डी विश्व कप का आयोजन बिहार में किया जाएगा। दिवंगत मनमोहन सिंह को वर्ष 1987 में पद्म विभूषण के लिए चुना गया था। महाराष्ट्र 39% को सर्वाधिक एफडीआई इक्विटी प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में भारत के 44वें यूनेस्को विरासत स्थल के रूप में किसे शामिल किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मराठा सैन्य परिदृश्य। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। भारत के 44वें यूनेस्को विरासत स्थल के रूप में मराठा सैन्य परिदृश्य को शामिल किया गया है। मराठा सैन्य परिदृश्य के तहत 12 जिले शामिल हैं, जिनमें 11 किले महाराष्ट्र तथा 1 किला तमिलनाडु में स्थित है। 47वां विश्व धरोहर समिति की बैठक पेरिस में आयोजित किया गया था। यूनेस्को में इटली की सर्वाधिक 60 विश्व विरासत स्थल शामिल है। क्वेश्चन नंबर 13, किस देश द्वारा अपनी पहली लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट नाम से चलाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सऊदी अरब। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। सऊदी अरब कंपनी पहली लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट नाम से चलाए जाने की घोषणा की है। जनवरी 2025 में 27वीं अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन कोलकाता में किया गया। भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित वानुअतु को $5 लाख की सहायता देने की घोषणा की है। यूरोपीय संघ ने यूक्रेन को सैन्य सहायता देने के लिए ऑपरेशन स्काई शील्ड योजना की घोषणा की है। 3 जनवरी 2025 को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के सदस्य के रूप में 6 भारतीय अमेरिकी नेताओं ने शपथ ली है, जिन्होंने अनौपचारिक रूप समोसा कॉकस का गठन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश रूस है। नॉर्वे का पहला टी वर्ल्ड कप 2024 जीतने वाली एशिया टीम में शामिल एकमात्र भारतीय खिलाड़ी मनिका बात्रा है। राम मंदिर को ब्रिटिश सुरक्षा परिषद से प्रतिष्ठित स्क्वाड ऑफ ऑनर पुरस्कार दिया गया है। 10वीं शक्ति परिषद की बैठक का विषय विकसित भारत और 2047 के लिए विकसित राज्य। पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया जाने वाला पहला भारतीय राज्य मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 131वां। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 में भारत 148 देशों की सूची में 131वें स्थान पर है। परीक्षोपयोग्य अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, रिपोर्ट या सूचकांक, मानव विकास रिपोर्ट 2025 130वां, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 115वां, 19वीं द वेल्थ रिपोर्ट 2025 चौथा, वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 36वां, ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2025 131वां। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस शहर में ओलंपिक स्पोर्ट्स पार्क और ओलंपिक सिटी विकास किए जाने की योजना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नोएडा। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने यमुना प्राधिकरण के मास्टर प्लान 2041 के तहत नोएडा में ओलंपिक स्पोर्ट्स पार्क और ओलंपिक सिटी की विकास किए
जाने की योजना है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने 6 फरवरी 2025 को ग्रेटर नोएडा में अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय अकादमी का उद्घाटन किया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने फरवरी 2025 में इस्तीफा दे दिया। भारत सरकार ने एक राष्ट्र एक समय पहल की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 दिया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मनु भाकर। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। मनु भाकर को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 दिया गया है। सचिन तेंदुलकर को मेलबर्न क्रिकेट क्लब की मानद सदस्यता मिली है। पंकज अडवाणी ने एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप में अपनी 14वीं स्वर्ण पदक जीता है। ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ ने वनडे क्रिकेट में संन्यास ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में 3500 वर्ष पुरानी 3 प्राचीन कब्रें खोजी गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिस्र में। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मिस्र में ऐतिहासिक शहर लक्सर में स्थित ड्रा अबू अल नागा कब्रिस्तान में पुरातत्वविदों ने 3500 वर्ष से भी अधिक पुरानी 3 प्राचीन कब्रों की खोज की है। इसमें एक कब्र रामेसाइड काल के आधिकारिक अमुन एम इपेट की है। अन्य 2 कब्रें 18वें राजवंश की है। परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, चिओस द्वीप भीषण जंगल की आग के कारण अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना। यह द्वीप ग्रीस में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक संस्था शिखर सम्मेलन का आयोजन 17 जून 2025 को केन्या में किया गया। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने 5 नवंबर 2024 को शुरू हुए वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट में भाग लिया, जिसका आयोजन लंदन शहर में हुआ है। ताइवान के आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत के मुंबई शहर में अपने तीसरे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की है। भारत ने क्यूबा में तूफान राफेल के विनाशकारी प्रभाव के बाद मानवीय सहायता भेजी है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की तुलना में 2023 के रिपोर्ट के वनावरण में सर्वाधिक कमी किस राज्य में हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की तुलना में वर्ष 2023 के रिपोर्ट में वनावरण में सर्वाधिक कमी मध्य प्रदेश में हुआ है। ISFR 2021 की तुलना में ISFR 2030 में वनावरण में सर्वाधिक कमी वाले राज्य क्रम संख्या राज्य वनावरण में कमी वर्ग किलोमीटर, मध्य प्रदेश 371.5, आंध्र प्रदेश 138.66, तेलंगाना 100.42, त्रिपुरा 95.31, अरुणाचल प्रदेश 91.17। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में बिहार नगर चुनाव के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मनोज वाजपेयी एवं पंकज त्रिपाठी। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। बिहार नगर चुनाव के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में मनोज वाजपेयी एवं पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। बिहार नगर पंचायत या नगर पालिका के उपचुनाव में नामांकन प्रक्रिया 28 मई 2025 से शुरू हुई। मतदान 28 जून 2025 को हुआ और मतगणना 30 जून 2025 को संपन्न हुई। परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्षेत्र ब्रांड एम्बेसडर बिहार खादी हस्तशिल्प व हथकरघा स्वीप कार्यक्रम बिहार पर्यटन मैथिली ठाकुर मधुबनी। फाइलेरिया उन्मूलन के ब्रांड एम्बेसडर आनंद कुमार। ट्रांसजेंडर बिहार का स्टेट आइकॉन मोनिका दास। मिस ट्रांसक्यून इंडिया की पहली ट्रांसजेंडर ब्रांड एम्बेसडर नव्या सिंह। पटना हाफ मैराथन के ब्रांड एम्बेसडर हिमा दास। भारतीय धावक असम। क्वेश्चन नंबर 21, गणतंत्र दिवस 2025 के परेड में बिहार की झांकी में निम्नलिखित में से कौन से दृश्य शामिल थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में एक से अधिक। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। गणतंत्र दिवस 2025 के परेड में बिहार की झांकी में भगवान बुद्ध और प्राचीन नालंदा महावीर के दृश्य को शामिल किया गया। बिहार की झांकी का विषय था नालंदा विश्वविद्यालय की पुनरावृत्ति, प्राचीन नालंदा के अवशेषों और नए कैंपस के संयोजन के साथ। गणतंत्र दिवस 2025 के पूरे परेड का केंद्रीय थीम था स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, अर्थात स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। और गणतंत्र दिवस परेड 2025 में झांकियों की श्रेणी
में प्रथम स्थान। उत्तर प्रदेश की झांकी महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास को मिला। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नागालैंड। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। उपयुक्त राज्यों में से नागालैंड की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है। भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य हैं सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। भारत का भूटान के साथ सीमा की लंबाई 699 किलोमीटर है। नागालैंड की सीमा पड़ोसी देश म्यांमार से लगती है। म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। भारत का म्यांमार के साथ सीमा की लंबाई 1643 किलोमीटर है। भारत अपने पड़ोसी देशों में बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा 4096.7 किलोमीटर साझा करता है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नंदा देवी। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी नंदा देवी से 7817 मीटर है। भारत की सर्वोच्च चोटी गॉडविन ऑस्टिन है जो कि पाक अधिकृत कश्मीर में है। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। कंचनजंगा 8598 मीटर भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जो सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। पूरी तरह से भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। नंदा देवी कुमायूं हिमालय का भाग है। यह उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है। विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट 8848.86 मीटर है जो नेपाल तिब्बत सीमा पर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 24, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रायद्वीपीय पठार एस। उपयुक्त युग्मों में प्रायद्वीपीय पठार ए सुमेलित नहीं है। ए शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून प्रकार का जलवायु है जो तमिलनाडु का कोरोमंडल क्षेत्र को संदर्भित करता है। ए डब्ल्यू उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार का जलवायु जो कर्कवृत्त के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार को संदर्भित करता है। CWG शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार का जलवायु है जो गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश तथा उत्तर पूर्वी भारत को अधिकतर प्रदेश को संदर्भित करता है। AMW लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रकार का जलवायु है जो गोवा के दक्षिण में पश्चिम घाट को संदर्भित करता है। BWHW गर्म मरुस्थल अर्थात राजस्थान के सबसे पश्चिमी भाग को संदर्भित करता है। क्वेश्चन नंबर 25, मृदा में मौजूद कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व दलहनों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए सहायक होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मॉलिब्डेनम। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। मृदा में मौजूद सूक्ष्म पोषक तत्व मॉलिब्डेनम दलहनों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए सहायक होता है। यह नाइट्रोजन गैस का अमोनिया में बदलने में मदद करता है। मृदा के पोषक तत्व एवं पौधों में उनके कार्य फास्फोरस जड़ों का विकास, ऊर्जा संग्रहण, शीघ्र फल को पकाने में, नाइट्रोजन वृद्धि एवं प्रोटीन उत्पादन, पोटेशियम रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, पानी का उचित अवशोषण, कैल्शियम कोशिका संरचना एवं विभाजन, कोबाल्ट नाइट्रोजन स्थिरीकरण, B12 का निर्माण, आयरन शोषण व क्लोरोफिल उत्पादन, सोडियम सूखा प्रतिरोध में वृद्धि, स्टोमेटा के खोलने में सहायक, जिंक एंजाइम सक्रियता एवं प्रोटीन संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 26, रेणुका बांध परियोजना किस नदी पर है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गिरि नदी। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। रेणुका बांध परियोजना गिरि नदी पर है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में यमुना की सहायक गिरि नदी पर बनाई जाने वाली इस परियोजना की लागत 36,000 करोड़ रुपये होगी। भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना नदी लाभान्वित राज्य, भाखड़ा नांगल परियोजना सतलुज नदी हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पश्चिम बंगाल, झारखंड। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। शरावती परियोजना शरावती नदी कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु। तेलुगु गंगा परियोजना कृष्णा नदी महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। अलमट्टी बांध परियोजना कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। बाणसागर सोन परियोजना बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 27, पोकल्ली किस्म की चावल का पैदावार मुख्यतः किस क्षेत्र में होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केरल के तटीय क्षेत्र। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं।
पोकल्ली किस्म के चावल का पैदावार मुख्यतः केरल के तटीय क्षेत्रों में होता है। चावल की पोकल्ली किस्म खारे जल में के प्रतिरोध के लिए जानी जाती है। यह केरल के तटीय जिलों अलाप्पुझा, एर्नाकुलम और त्रिशूर में उगाई जाती है। चावल की प्रमुख किस्में हैं जमुना, करुणा, जया, पद्मा, कांची, कृष्णा, कावेरी, हंसा, पूसा, सुगंध 5, माही, सुगंधा, बाला और रत्ना। भारत में कुल कृषि योग्य क्षेत्रों में सबसे अधिक क्षेत्र पर चावल की कृषि की जाती है। चावल की खेती के लिए चिकनी उपजाऊ मिट्टी, औसत तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस तथा वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में मैग्नेटाइट लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक। तो चलिए इसका सॉल्यूशन। मैग्नेटाइट लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार कर्नाटक में। मैग्नेटाइट का लगभग 90% भंडार भारत के कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु में स्थित है। मैग्नेटाइट को काला अयस्क भी कहते हैं। यह सर्वोत्तम किस्म का चुंबकीय लौह अयस्क है जिसमें धातु का अंश 60 से 72% तक पाया जाता है। भारत में मुख्यतः 4 प्रकार का लौह अयस्क पाया जाता है। नाम, रंग, लोहे का अंश। मैग्नेटाइट काला 60 से 72%, हेमेटाइट लाल 60 से 70%, लिमोनाइट पीला 40 से 60%, सीडेराइट भूरा लगभग 40%। क्वेश्चन नंबर 29, भाग्यम तेल क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी राजस्थान। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। भाग्यम तेल क्षेत्र राजस्थान राज्य के बाड़मेर जिले में अवस्थित है। अपतटीय क्षेत्रों को छोड़कर राजस्थान क्षेत्र का सबसे बड़ा 22.41% कच्चा तेल उत्पादक राज्य है। मंगला, भाग्यम एवं ऐश्वर्य क्षेत्रों में संयुक्त रूप से निकासी योग्य तेल के भंडार एक तरल बैरल अकालित किए गए हैं। शीर्ष कच्चा तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र अपतटीय क्षेत्र 49.31%, राजस्थान 22.41%, गुजरात 13.52%, असम 12.60%, तमिलनाडु 1.15%। क्वेश्चन नंबर 30, नाता प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मीना। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। नाता प्रथा मीना जनजाति में प्रचलित है। राजस्थान में आदिवासी जनसंख्या की दृष्टि से मीना जाति का प्रथम स्थान है। मीना जनजाति का परिवार पितृ सकारात्मक होता है। टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों पर निवास करने वाली पशुपालक जनजाति, इनमें बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है। थारू जनजाति दीपावली पर्व को शोक पर्व के रूप में मनाते थे। गोंड जनजाति का भूत प्रेत और जादू टोना में अत्यधिक विश्वास होता है। नंबर 31, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महादेश से होकर गुजरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अफ्रीका। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। उपयुक्त तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं जो अफ्रीका से मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया, माली, मोरिटानिया और पश्चिमी सहारा से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा अफ्रीका के सोमालिया, केन्या, युगांडा, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो और गैबोन से होकर गुजरती है। 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं जो अफ्रीका के नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका और मोजाम्बिक से होकर गुजरती है। 32, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मिस्ट्रल राइन घाटी। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। मिस्ट्रल राइन घाटी सुमेलित नहीं है। मिस्ट्रल एक ठंडी पवन है जो फ्रांस में रोन नदी घाटी से भूमध्य सागर तक प्रवाहित होती है। मिस्ट्रल पवनें आल्प्स पर्वत पर उत्पन्न होती है। मिस्ट्रल पवन मुख्यतः रोन डेल्टा तथा लायंस की खाड़ी में चलती है। यह बहुत ठंडी, शुष्क एवं तेज गति से चलने वाली स्थानीय पवन है। इसके आने से तापमान हिमांक के नीचे गिर जाता है। बोरा एड्रियाटिक सागर के पूर्वी किनारों पर चलती है। इससे इटली व यूगोस्लाविया अधिक प्रभावित होते हैं। फॉन आल्प्स पर्वतमाला में पवनमुखी ढालों पर नीचे की ओर उतरने वाली तीव्र झोंकेदार, शुष्क और गर्म स्थलीय पवन है। खमसीन मिस्र में प्रवाहित होने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। क्वेश्चन नंबर 33, अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा सीमांत सागर है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कैरेबियन सागर। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। मध्य अमेरिका क्षेत्र में अवस्थित कैरेबियन सागर अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा सीमांत सागर। अटलांटिक महासागर संपूर्ण संसार का छठा भाग है। इसका क्षेत्रफल
8,29,63,800 किलोमीटर स्क्वायर है, जो प्रशांत महासागर के लगभग आधा और विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 16% है। इसकी आकृति अंग्रेजी के एस आकार से मिलती जुलती है। भूमध्य सागर इसका दूसरा सबसे बड़ा सीमांत सागर है। अटलांटिक महासागर के प्रमुख सीमांत सागर ग्रीनलैंड व यूरोप से जुड़े, उत्तर एवं मध्य अमेरिका से जुड़े ग्रीनलैंड सागर, नॉर्वे सागर, भूमध्य सागर, इंग्लिश चैनल, कैफिन की खाड़ी, लेब्राडोर सागर, कैरिबियन सागर, फंडी की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 34, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति एक स्थिति है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अधिक मांग की। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति अधिक मांग की एक स्थिति है। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति जब अर्थव्यवस्था में साधन लागत एक समान रहती है, किंतु वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा उसकी मांग अधिक हो जाती है, तो उसे मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति निम्न कारणों से आ सकती है: लोगों को आय बढ़ने, सरकारी व्यय में तीव्र वृद्धि, बैंक द्वारा अधिक मात्रा में ऋण देने, जनसंख्या वृद्धि एवं नागरिकरण आदि कारणों से मांग बढ़ने से। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से किन वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होने से उसकी मांग बढ़ जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गिफिन वस्तुएं। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। गिफिन वस्तुएं के मूल्य में वृद्धि होने से उसकी मांग बढ़ जाती है। गिफिन वस्तुएं निम्न कोटि की वस्तुएं होती है। मूल्य में वृद्धि होने पर गिफिन वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है तथा मूल्य में कमी होने पर इसकी मांग कम हो जाती है। अस्थापन वस्तुएं, यदि अस्थापन वस्तुओं को कीमत में वृद्धि होती है तो दी गई वस्तु की मांग बढ़ जाती है, उदाहरण चाय और कॉफी। पूरक वस्तुएं, यदि पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो दी गई वस्तु की मांग घट जाती है, उदाहरण चाय और चीनी। सामान्य वस्तुएं, आय में वृद्धि के साथ इसकी मांग में वृद्धि होती है, उदाहरण साधारण टीवी। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सा घटक और योजनागत व्यय के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। रक्षा व्यय, ब्याज अदायगी, वेतन तथा पेंशन। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। इनमें से सभी घटक गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत आता है। गैर योजनागत व्यय कुल सार्वजनिक व्यय का वह भाग जिसे योजना आयोग के अधीन पंचवर्षीय योजना या अन्य परियोजना बनाकर खर्च नहीं किया जाता, गैर योजनागत व्यय कहलाता है। योजना व्यय की भांति गैर योजनागत व्यय में भी राजस्व तथा पूंजीगत दोनों व्यय को शामिल किया जाता है। गैर योजनागत व्यय के बढ़ते हुए आकार के लिए वित्त मंत्रालय एवं वित्त आयोग उत्तरदायी होता है। ब्याज अदायगी, सब्सिडी, रक्षा व्यय पिछली पंचवर्षीय योजनाओं में पूरी की गई परियोजनाओं के जारी रखने पर व्यय, वेतन तथा पेंशन इत्यादि गैर योजनागत व्यय के घटक है। केंद्रीय बजट 2016 से 17 में वित्तीय वर्ष 2017 से 18 में योजनागत और गैर योजनागत व्यय के वर्गीकरण को खत्म करने का फैसला लिया गया और इसके स्थान पर सरकार द्वारा राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय के वर्गीकरण का उपयोग किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1955। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण 1955 में हुआ था। 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को भारत सरकार के अधीन कर दिया गया एवं इसका परिवर्तित कर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया। पर वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का न तो सहायक बैंक उपस्थित है एवं न ही भारतीय महिला बैंक उपस्थित है। क्वेश्चन नंबर 38, माल्थुसियन सिद्धांत किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जनसंख्या से। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। माल्थुसियन सिद्धांत जनसंख्या से संबंधित है। ब्रिटेन के अर्थशास्त्री थॉमस माल्थस ने वर्ष 1798 में अपनी पुस्तक रन ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन के माध्यम से जनसंख्या का सिद्धांत प्रस्तुत किया। माल्थस का सिद्धांत किसी देश की खाद्यान्न वृद्धि दर एवं जनसंख्या वृद्धि दर के बीच संबंध स्थापित करता है। माल्थस के अनुसार किसी देश की जनसंख्या वृद्धि दर ज्यामितीय दर या गुणोत्तर श्रेणी अर्थात 1, 2, 4, 8, 16, 32 आदि से बढ़ती है, जबकि खाद्यान्न वृद्धि दर अंकगणितीय दर या समांतर श्रेणी अर्थात 1, 2, 3, 4, 5 से बढ़ती है। परिणामतः एक निश्चित समय के बाद जनसंख्या अत्यधिक हो जाती है और उसकी अपेक्षा खाद्यान्न कम हो जाते हैं, अर्थात जनाधिक्य की समस्या पैदा होती है। माल्थस के अनुसार जनाधिक्य की समस्या के समाधान के दो उपाय हैं, पहला प्राकृतिक या नैसर्गिक उपाय तथा दूसरा कृत्रिम उपाय। क्वेश्चन नंबर 39, संसार के अन्य देशों के साथ किसी देश के मुद्रा संबंधी समस्त लेन देन के वार्षिक रिकॉर्ड को कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भुगतान संतुलन।
तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। संसार के अन्य देशों के साथ किसी देश के मुद्रा संबंधी समस्त लेन देन के वार्षिक रिकॉर्ड को भुगतान संतुलन कहते हैं। भुगतान संतुलन किसी भी देश के एक वित्तीय वर्ष में पूरे विश्व के साथ होने वाले वित्तीय लेन देन को उस देश का भुगतान संतुलन कहते हैं। अतः इसके अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में एक देश में आने वाला विदेशी मुद्रा एवं उस देश से ली जाने वाली विदेशी मुद्रा का संपूर्ण लेखांकन होता है। एक देश में विदेश मुद्रा के आगमन तथा उस देश से विदेशी मुद्रा के पलायन का लेखांकन दो अलग अलग खातों में किया जाता है, चालू खाता, पूंजी खाता। इन दोनों खातों के अंतर्गत निम्नलिखित को शामिल किया जाता है। चालू खाता आयात निर्यात, अदृश्य सेवाएं, आय, लाभांश और ब्याज के रूप में सी प्रेषण रेमिटेंस। दूसरा पूंजी खाता अल्पकालीन ऋण का लेन देन, मध्यकालीन ऋण का लेन देन, दीर्घकालीन ऋण का लेन देन द्वारा भारत में जमा की गई राशि, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी संस्थागत निवेश, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। क्वेश्चन नंबर 40, डंपिंग शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, किसी चीज को सीमांत लागत से कम कीमत पर किसी विदेशी बाजार में बिक्री। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। डंपिंग शब्द का प्रयोग किसी चीज को सीमांत लागत से कम कीमत पर किसी विदेशी बाजार में बिक्री डंपिंग तब होती है जब कोई देश या कंपनी किसी उत्पाद का निर्यात उस कीमत पर करती है जो विदेशी आयात बाजार में निर्यात के घरेलू बाजार की कीमत से कम होती है। डंपिंग का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे बाजार में उत्पादों की कीमतों में ऐसे स्तर पर ला दिया जाता है जिन्हें प्रायः अनुचित माना जाता है। विश्व व्यापार संगठन के नियमों के तहत डंपिंग वैध है जब तक कि विदेशी देश विश्वसनीय रूप से यह नहीं दिखा सके कि निर्यातक फर्म ने उसके घरेलू उत्पादों पर क्या नकारात्मक प्रभाव डाला है। देश अपने घरेलू उत्पादों को डंपिंग से बचाने के लिए टैरिफ और कोटा का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, केपलर का तृतीय नियम बताता है कि सूर्य के परितः किसी ग्रह के परिक्रमण काल के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। केपलर का तृतीय नियम बताता है कि सूर्य के परितः किसी ग्रह के परिक्रमण का काल के लिए ग्रहों की गति के लिए केपलर के नियम। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने वाले ग्रहों की वार्षिक गति के प्रेक्षणों के आधार पर केपलर ने ग्रहों की गति संबंधी 3 नियम प्रतिपादन किए। पहला नियम, प्रत्येक सूर्य का परिक्रमण दीर्घवृत्तीय कक्षा में करता है जिसके एक फोकस पर सूर्य रहता है। इसे कक्षा का नियम भी कहा जाता है। द्वितीय नियम, सूर्य से किसी ग्रह को मिलाने वाली ध्रुवांतर रेखा समान अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है अर्थात ग्रहों के क्षेत्रीय चाल dA/dt हमेशा नियत रहती है। इसे क्षेत्र का नियम भी कहा जाता है। केपलर का द्वितीय नियम कोणीय संवेग संरक्षण नियम पर आधारित है। तीसरा नियम, प्रत्येक ग्रह का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल का वर्ग उसके दीर्घवृत्तीय कक्षा के अर्धदीर्घ कक्ष के घन का समानुपाती होता है। इसे परिक्रमण काल का नियम भी कहा जाता है। यदि दो ग्रह को सूर्य से मध्य दूरी क्रमशः A1 और A2 हो तथा उसके परिक्रमण काल क्रमशः T1 और T2 हो तो इस नियम के अनुसार T1²/T2² बराबर A1³/A2³ या A1³/T1³ बराबर A1³/T2² या A2³/T2 बराबर एक नियतांक। स्पष्टतः सूर्य के ग्रह के दीर्घवृत्तीय कक्षा की अर्धदीर्घ अक्ष दूरी जितनी अधिक होगी उसका परिक्रमण काल उतना ही अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 42, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूटन। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया। न्यूटन के अनुसार किन्हीं दो कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके बीच की दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। माना m1 व m2 द्रव्यमान के दो कण एवं दूसरे r दूरी पर स्थित है तो न्यूटन के नियम के अनुसार उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल F उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होगा तथा कणों के बीच लगने वाला बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमानुसार F बराबर G × m1 × m2 बटे r²। उपर्युक्त नियम के
नियम में जी का नियतांक होता है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, जिसका मान 6 × 6 7 3 × 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय नियतांक जी का SI मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। यदि m1 बराबर m2 बराबर 1 kg तथा r बराबर 1 मीटर तो F बराबर g। गुरुत्वाकर्षण नियतांक उस आकर्षण बल के बराबर होता है जो एक दूसरे के एकांक दूरी पर रखे एकांक द्रव्यमान वाले दो कणों के बीच कार्य करता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का प्रायोगिक मान सबसे पहले हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 में दिया था। क्वेश्चन नंबर 43, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी निर्वात में। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। प्रकाश का वेग अधिकतम निर्वात में होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 2.99 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड के बराबर होता है। जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। हवा में प्रकाश की चाल दाब, ताप एवं घनत्व से स्वतंत्र होती है। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में औसतन 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है। अपवर्तनांक बढ़ने पर उस माध्यम में प्रकाश की चाल घटती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की गति और तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन होता है, लेकिन आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। क्वेश्चन नंबर 44, जब दो समांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अनंत। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। जब दो समानांतर समतल दर्पण के बीच कोई वस्तु रख दी जाए तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है, क्योंकि प्रत्येक प्रतिबिंब परावर्तित होकर एक नया प्रतिबिंब बनाता है और इस तरह यह क्रम चलता रहता है। थीटा के कोण पर झुके हुए दो समतल दर्पण द्वारा बनाने वाले प्रतिबिंबों की संख्या निम्न दी जाती है। n बराबर 360/θ-1। दो समांतर समतल दर्पण के बीच के कोण 0 डिग्री होता है तो प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर 360/0-1 बराबर अनंत। समतल दर्पण से प्राप्त प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा पार्श्व उल्टा होता है। प्रतिबिंब का आधार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने रखा हो। किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने हेतु दर्पण की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई का आधा होना आवश्यक है। यदि कोई वस्तु दर्पण के सापेक्ष भी चाल से गतिमान हो तो वस्तु और प्रतिबिंब की सापेक्ष गति 2v होगी। यदि कोई वस्तु परस्पर 90 डिग्री कोण पर रखे समतल दर्पणों के बीच में रखी हो तो वस्तु के कुल प्राप्त प्रतिबिंबों की संख्या 3 यदि दोनों समांतर हो तो प्राप्त प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होगी। समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। यही कारण है कि एम्बुलेंस पर ठीक सामने एम्बुलेंस को पार्श्व प्रतिबिंब स्वरूप में लिखा गया होता है, जिससे कि आगे जा रही गाड़ियों में रियर व्यू मिरर में देखने आसानी से पढ़ा जा सके। वस्तु और प्रतिबिंब बहुदर्शी और पारदर्शी में समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। परिदर्शी का प्रयोग बंकर में छिपे सैनिकों एवं पनडुब्बी में पानी की सतह से बाहर देखने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, परम शून्य ताप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। परम शून्य ताप सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है। सैद्धांतिक रूप से किसी वस्तु का ताप -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम संभव नहीं है। इसे परम शून्य ताप कहते हैं। केल्विन पैमाने पर इसे 0 केल्विन से प्रदर्शित करते हैं। 0 केल्विन बराबर -273.15 डिग्री एवं 273.16 केल्विन बराबर 0 डिग्री सेल्सियस। ताप मापने के विभिन्न पैमाने। सेल्सियस पैमाने पर जल के क्वथनांक को 100 डिग्री सेल्सियस तथा हिमांक को 0 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है। केल्विन पैमाने पर जल के क्वथनांक को 373.15 केल्विन तथा हिमांक को 273.15 केल्विन लिया जाता है। इन दोनों के बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांट लेते हैं। फ़ारेनहाइट पैमाने पर जल के हिमांक को 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा क्वथनांक को 212 डिग्री फ़ारेनहाइट लेते हैं।
तथा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच की दूरी को 180 बराबर भागों में बांट देते हैं। रोमन पैमाने पर जल का हिमांक 0 डिग्री आर तथा भाप माइनस बिंदु 80 डिग्री आर है, उसके बीच की भाग को 80 बराबर भागों में बांट देते हैं। सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट और रोमन पैमाने के बीच परस्पर संबंध C-0/100 बराबर K-273/100 F-32/180 बराबर R-0/80। -40 डिग्री सेल्सियस ऐसा तापक्रम है जहाँ डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक एक ही होता है। मानक शरीर का ताप 36.9 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 310 केल्विन होता है। नोट: केल्विन स्केल पर त्रिक बिंदु का मान 273.16 केल्विन होता है, जबकि सेल्सियस स्केल पर इसका मान 0.01 डिग्री सेल्सियस है। अतः केल्विन तथा सेल्सियस स्केल के बीच संबंध 1.1 से दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, परस्रव्य में ध्वनियाँ हैं जिसकी आवृत्ति होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 20,000 हर्ट्ज से अधिक। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। परस्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अपश्रव्य तरंगे 20 हर्ट्ज के नीचे आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को अपश्रव्य तरंगे कहते हैं। इसे हमारा कान सुन नहीं सकता। इस प्रकार की तरंगों को बहुत बड़े आकार से स्रोतों से उत्पन्न किया जा सकता है। उदाहरण: ज्वालामुखी, भूस्खलन, उल्कापिंडों इत्यादि से अपश्रव्य तरंगे पैदा होती है। श्रव्य तरंगे 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली तरंगों को श्रव्य तरंगे कहते हैं। इन तरंगों को हमारा कान सुन सकता है। पराश्रव्य तरंगे 20,000 हर्ट्ज से ऊपर आवृत्ति वाली तरंगों को पराश्रव्य तरंग कहा जाता है। मनुष्य के कान इसे सुन नहीं सकता, परंतु कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि इसे सुन सकते हैं। पराश्रव्य तरंगों को गाल्टन की सीटी के द्वारा तथा दाब विद्युत प्रभाव की विधि द्वारा क्वार्ट्ज के क्रिस्टल के कंपनों से उत्पन्न करते हैं। पराश्रव्य तरंगों की अत्यधिक आवृत्ति के कारण इनमें अधिक ऊर्जा होता है। साथ ही छोटे तरंग दैर्ध्य के कारण इन्हें एक पतली किरण पुंज के रूप में बहुत दूर तक भेजा जा सकता है। पराश्रव्य तरंगों के उपयोग संकेत भेजने में, समुद्र की गहराई की पता लगाने में, कीमती कपड़ों, वायुयान तथा घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में, कुल कारखानों को चिमनियों से कलिख हटाने में, दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में, गुर्दा में बनने वाले पत्थरी की जांच करने में तथा उसे तोड़ने में, भ्रूण की जांच करने में, गठिया रोग के उपचार एवं मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में। क्वेश्चन नंबर 47, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। ट्रांसफार्मर का उपयोग एसी प्रतिवर्ती धारा वोल्टेज को उपचयन तथा अपचयन करने के लिए करते हैं। ट्रांसफार्मर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर करने वाला यह एक ऐसा यंत्र है जो उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में एवं निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदल देता है। यह केवल प्रतिवर्ती धारा के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। ऊंचाई ट्रांसफार्मर, यह निम्न एसी विभव को उच्च एसी विभव में बदलता है। इसमें प्राथमिक कुंडली की फेरों की संख्या की तुलना में द्वितीय कुंडली की फेरों की संख्या अधिक होती है। इसका ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात 1 से अधिक होता है। जब विभव का मान बढ़ता है तो धारा कम हो जाती है। अपचाई ट्रांसफार्मर, यह उच्च एसी विभव को निम्न एसी विभव में बदलता है। इसमें द्वितीय कुंडली की फेरों की संख्या की तुलना में प्राथमिक कुंडली की फेरों की संख्या अधिक होती है। इसका ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात 1 से कम होता है। जब विभव का मान कम होता है तो धारा बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, स्टील में लोहे के साथ कौन से तत्व मिलाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी क्रोमियम, कार्बन, मैंगनीज। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ क्रोमियम, कार्बन तथा मैंगनीज जैसे तत्व मिलाए जाते हैं। स्टेनलेस स्टील एक संक्षारण प्रतिरोधी लौह मिश्र धातु है जो मुख्य रूप से लोहे, क्रोमियम और कभी कभी निकेल या अन्य तत्वों से बनी होती है। स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम एक पतली स्व उपचारशील ऑक्साइड का परत बनता है जो धातु का संक्षारण से बचाता है। स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम की मात्रा कम से कम
10.5% तक होती है। स्टेनलेस स्टील का उपयोग निर्माण और वास्तुकला, घरेलू उत्पाद, चिकित्सा उपयोग, ऑटोमोटिव उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, ऊर्जा उद्योग तथा रासायनिक उद्योग में विशेष रूप से किया जाता है। नंबर 49, ल्यूसाइट का उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध में किस रूप में किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रासायनिक हथियार। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। ल्यूसाइट का उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध में रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था। ल्यूसाइट रंगहीन व गंधहीन तैलीय द्रव्य है। यह त्वचा एवं आँखों पर फफोले उत्पन्न करता है। ल्यूसाइट एक पोटेशियम एल्युमिनियम सिलिकेट खनिज है जो सिलिका रहित पोटेशियम समृद्ध ज्वालामुखी चट्टानों में पाया जाता है। उच्च तापमान पर ल्यूसाइट घनाकार संरचना में क्रिस्टलीकृत हो जाता है। ठंडा होने पर यह चतुष्कोणीय संरचना में परिवर्तित हो जाता है। ल्यूसाइट भूविज्ञान में एक फेल्डस्पैथाइड खनिज के रूप में भी महत्व है और इसका उपयोग सिरेमिक और दंत चिकित्सक अनुप्रयोगों में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, मोती का मुख्य अवयव क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कैल्शियम कार्बोनेट। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मोती का मुख्य अवयव कैल्शियम कार्बोनेट है। मोती में 85% कैल्शियम कार्बोनेट, 2 से 4% जल तथा 0 से 10% प्रोटीन होता है। कैल्शियम कार्बोनेट मोलास्का के शरीर के भीतर कैल्शियम आयनों और कार्बोनेट आयनों के संयोजन से बनता है, जिसमें परिणाम स्वरूप जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से नैक्रे का निर्माण होता है। प्राकृतिक रूप से मोती सीप और मसल्स जैसे मोलास्का जीवों से प्राप्त किया जाता है। मोतियों का देश या मोतियों का द्वीप के नाम से बहरीन को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित धातुओं को उनकी घटती अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित करें। जिंक, आयरन, कॉपर, सोडियम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सोडियम, जिंक, आयरन, कॉपर। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। निम्नलिखित धातुओं का उनकी घटती अभिक्रियाशील का सही क्रम सोडियम, जिंक, आयरन, कॉपर। सोडियम एक अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है और अभिक्रियाशीलता श्रृंखला में पोटेशियम के बाद दूसरे स्थान पर आता है। जिंक आयरन और कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है लेकिन सोडियम से कम। आयरन जिंक से कम लेकिन कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। कॉपर एक कम अभिक्रियाशील धातु है। क्वेश्चन नंबर 52, उदासीकरण या उदासीनीकरण अभिक्रिया में बनने वाले आयनिक यौगिक को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लवण। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। उदासीकरण अभिक्रिया में बनने वाले आयनिक यौगिक को लवण कहते हैं। प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षारक अम्लीय लवण, पीएच का मान 7 से कम। प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षारक उदासीन लवण, पीएच मान 7। प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षारक क्षारकीय लवण, पीएच का मान 7 से अधिक। उदासीकरण अभिक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक अम्ल और एक क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया में अम्ल से ऋणायन और क्षार से धनायन मिलकर आयनिक यौगिक बनाते हैं जिसे लवण कहा जाता है। उदाहरण के लिए जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण करता है जो कि एक लवण है और जल बनाता है। क्वेश्चन नंबर 53, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किस सेल में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गैल्वेनिक सेल। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन गैल्वेनिक सेल में होता है। गैल्वेनिक सेल का ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं के माध्यम से विद्युत धारा उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए एक बैटरी रासायनिक ऊर्जा को संग्रहित करती है और उसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है और बैटरियों में गैल्वेनिक सेल का उपयोग होता है। विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रेरित करता है तथा इस प्रक्रिया को इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है। शुष्क सेल भी एक प्रकार का गैल्वेनिक सेल है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। लेड संचायक सेल रिचार्जेबल बैटरी है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। क्वेश्चन नंबर 54, किस प्रकार की अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होता है। ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने और नए उत्पादों को बनाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा आमतौर पर गर्मी के रूप में अवशोषित होती है।
पानी का बर्फ में जमना एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है क्योंकि यह गर्मी को अवशोषित करके होती है। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं जैसे कि अमोनियम क्लोराइड को पानी में घोलना भी ऊष्माशोषी होती है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया के विपरीत अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है। जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के साथ ऊष्मा भी निकलती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 55 डीएनए का पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एक नाइट्रोजनी क्षारक डीऑक्सीराइबोस शर्करा और फॉस्फेट समूह। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। एक नाइट्रोजन क्षारक डीऑक्सीराइबोस शर्करा और फॉस्फेट समूह डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में एक नाइट्रोजनी क्षारक डीऑक्सीराइबोस शर्करा और फॉस्फेट समूह समाविष्ट होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड बायोपॉलिमर अणु है जो एक श्रृंखला में 13 या अधिक न्यूक्लियोटाइड मोनोमर्स से बंधे हैं। 4 नाइट्रोजन युक्त न्यूक्लियोबेस साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन, थाइमिन, डीऑक्सीराइबोस शर्करा हाइड्रोजन द्वारा हाइड्रोक्साइल समूह के प्रतिस्थापन द्वारा राइबोस से प्राप्त होती है। फॉस्फेट समूह एक फॉस्फेरिक एसिड रासायनिक व्युत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 56 पौधों के लिए प्राथमिक पोषक तत्वों के रूप में ज्ञात तत्व कौन से हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम पौधों के लिए प्राथमिक पोषक तत्व वे होते हैं जिनकी पौधों को बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। इन्हें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी कहा जाता है। प्राथमिक पोषक तत्वों में शामिल है नाइट्रोजन, यह पत्तियों की वृद्धि और क्लोरोफिल के उत्पादन के लिए आवश्यक है। फास्फोरस जड़ों के विकास, फूल और फल लगने के लिए महत्वपूर्ण। पोटेशियम समग्र पौधों के स्वास्थ्य, रोग प्रतिरोधक क्षमता और जल संतुलन के लिए आवश्यक। क्वेश्चन नंबर 57 अभिकथन ए केचुए कृषि के लिए उपयोगी नहीं है। कारण आर, केचुए मिट्टी को महीन कणों में तोड़ देते हैं और उसे नरम बनाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ए गलत है लेकिन आर सही है। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। ये गलत है लेकिन आर सही है। केचुए कृषि के लिए उपयोगी नहीं, यह कथन गलत है क्योंकि केचुए कृषि के लिए अत्यधिक लाभदायक है क्योंकि वे मिट्टी की उर्वरता और संरचना में सुधार करते हैं। केचुए मिट्टी को बारीक कणों में तोड़कर उसे मुलायम बनाते हैं, यह कथन सही है। केचुए मिट्टी में छेद करके हवा भरते और कार्बनिक पदार्थों को तोड़ते हैं जिससे मिट्टी अधिक मुलायम और उपजाऊ हो जाती है। नंबर 58 निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयुक्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 एजोला, नील हरित शैवाल, अल्फा अल्फा। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। 1, 2 तथा 3 दिए गए विकल्प में जैव उर्वरक के रूप में एजोला, नील हरित शैवाल तथा अल्फा अल्फा प्रयुक्त होता है। जैविक उर्वरक न केवल वायुमंडलीय N2 में स्थिरीकरण और फास्फोरस को घुलनशील बनाने में अपना योगदान करते हैं बल्कि विविध वृद्धि हार्मोन और अम्लों के निर्माण के द्वारा पौधों के वृद्धि एवं विकास के सहायक होने के साथ ही साथ मृदा की भौतिक अवस्था में सुधार का भी कार्य करते हैं। जैव उर्वरक को निम्न श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। पहला नील हरित शैवाल और एजोला, दूसरा एजोबैक्टर तथा एजोस्पाइरिलम या एंजोला, तीसरा राइजोबियम। क्वेश्चन नंबर 59 प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में एटीपी के कितने अणु ग्लूकोज के प्रत्येक अणु के संश्लेषण में शामिल रहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 18। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ग्लूकोज के प्रत्येक अणु के संश्लेषण में एटीपी के 18 अणु शामिल होते हैं। ग्लूकोज के एक अणु के निर्माण में केल्विन चक्र 6 बार दोहराया जाता है और इस प्रक्रिया में 18 एटीपी अणुओं की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 60 गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हमेशा एक सा बनाए रखता है। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। हमेशा एक सा बनाए रखता है। गर्म रुधिर वाले जंतु जिन्हें समतापी या एंडोथर्मिक भी कहते हैं वे होते हैं जो अपने शरीर के आंतरिक तापमान को बाहरी वातावरण के तापमान में बदलाव के बावजूद एक स्थिर स्तर पर बनाए रखने में सक्षम होते हैं। यह क्षमता उन्हें विभिन्न जलवायु परिस्थितियों में जीवित रहने में मदद करती है। पक्षी और स्तनधारी समतापी जीव होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 61, अधोलिखित में कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी वाला रोग सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राइबोफ्लेविन, बेरी। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। राइबोफ्लेविन, बेरी सही सुमेलित नहीं है। विटामिन कमी से होने वाला रोग, ए रेटिनॉल, रतौंधी कॉर्निया व त्वचा की कोशिकाओं को सल्की भवन, बी वनथाइमिन, बेरी, सी एस्कॉर्बिक अम्ल, स्कर्वी रोग, डी कैल्सीफेरॉल, सूखा रोग, ऑस्टियोमेलोसिया, ई टेकोफेरॉल, जनन क्षमता की कमी के नैफ्थोक्विनोन, चोट पर रक्त का थक्का न जमने से अधिक रक्तस्राव, हीमोफीलिया। क्वेश्चन नंबर 62, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निदेशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है बल्कि जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। इसी प्रकार नीति निदेशक सिद्धांत मौलिक अधिकार से भिन्न है। नीति निदेशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है और कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए दिए गए निर्देश है, जबकि भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित मौलिक अधिकार व्यक्तियों को राज्य कृत्य के विरुद्ध दी गई सुरक्षा की गारंटी है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत आयरलैंड की संविधान से तथा मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 63, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 3, 4 सही है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। 1, 3, 4 सही है। संविधान का अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य का प्रावधान करता है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं: संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। राज्य के विधान परिषद के सदस्य इस निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं। भारतीय संविधान के भाग 5 में राष्ट्रपति की चर्चा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 64, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्रीय सरकार का। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है केंद्रीय सरकार का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, जिसका प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इस प्रकार भारत का प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का व्यवहारिक प्रमुख है। वस्तुतः यह लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन का नेता होता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों के शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। क्वेश्चन नंबर 65, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अटॉर्नी जनरल। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श अटॉर्नी जनरल देता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76(2) के अनुसार महान्यायवादी भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। इसका कार्यकाल अनिश्चित होता है। सीएजी को लोक लेखा समिति का आंख व कान कहा जाता है। प्रथम विधि आयोग का गठन 1834 में हुआ तथा इसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले बने थे। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित कर देता है। क्वेश्चन नंबर 66, संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति द्वारा। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 317 के अनुसार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति को ऐसे आदेश से उसके पद से हटाया जाएगा जो उच्चतम न्यायालय के राष्ट्रपति द्वारा निर्देश किए जाने पर उस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 145 के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई जाँच के बाद दोषी पाए जाने के बाद हटाने के लिए संतुष्ट किया जा गया हो। वर्तमान समय में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अजय कुमार है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु इनमें जो भी पहले हो तक पद धारण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए।
समिति और गठित वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 2, 3, 4। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। ए का 1, बी का 2, सी का 3 एवं डी का 4 यह सही से मिलित है। समिति गठित वर्ष बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, एल एम सिंघवी समिति 1986, पी के थुंगन समिति 1988। पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिला में हुआ। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी प्रवर्तन निदेशालय 2000। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। प्रवर्तन निदेशालय का स्थापना 2000 ईस्वी में नहीं हुआ था। प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना 1 मई 1956 को हुई थी, जब विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियमन 1947 फेरा 1947 के अंतर्गत विनिमय नियंत्रण कानून के उल्लंघन से निपटाने के लिए आर्थिक मामलों के विभाग में एक प्रवर्तन इकाई का गठन किया गया। प्रवर्तन निदेशालय का मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रवर्तन निदेशालय के विशेष निदेशकों के नेतृत्व में मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता और दिल्ली में 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। क्वेश्चन नंबर 69, राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा किसने दी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए के संथानम। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। के संथानम के राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी। योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी होनी चाहिए, इस विचार को स्वीकार करते हुए सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा 6 अगस्त 1952 ईस्वी को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ। अतः ये न तो संवैधानिक निकाय है और न ही संविधान निकाय है, बल्कि एक असंवैधानिक या गैर संवैधानिक निकाय है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष है। योजना आयोग का सचिव ही इसका सचिव होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य केंद्र व राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच सेतु की तरह कार्य करना होता है। संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी थे। क्वेश्चन नंबर 70, इसे गन्ने में मिठास नहीं है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिठास। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। इस गन्ने में मिठास नहीं, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा मिठास है। भाववाचक संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दोष, शील, स्वभाव, अवस्था, भाव आदि का बोध होता है, जैसे लंबाई, मोटाई, यौवन, बुढ़ापा, मानवता आदि। क्वेश्चन नंबर 71, अतिरिक्त शब्द में डैश उपसर्ग है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अति। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। भाषा का वह सार्थक एवं छोटे खंड जो किसी शब्द के आरंभ में लग जाते हैं एवं उससे मिलकर किसी दूसरे शब्द का निर्माण करते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग शब्द का अर्थ होता है समीप आकर नया शब्द बनाना। अतिरिक्त शब्द में अति उपसर्ग है, अति प्लस रिक्त, अतिरिक्त। क्वेश्चन नंबर 72, कौन सा शब्द समूह स्त्रीलिंग नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लोटा, पानी। तो चलिए इसका सोल्यूशन देख। प्रतिभा, जंजीर तथा रोटी एवं जलेबी स्त्रीलिंग शब्द समूह है, जबकि लोटा व पानी स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 73, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, इट इज टाइम टू प्रिपेयर टी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इट इज टाइम फॉर टी टू बी प्रिपेयर्ड। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। It is time for tea to be prepared. It is time to prepare tea. एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में बदलाव के लिए निम्न परिवर्तन करेंगे। It is time यथावत रहेगा, टी के स्थान पर for टी होगा, टू प्रिपेयर के स्थान पर टू बी प्रिपेयर्ड होगा। तीनों समीकरण को जोड़ने पर पूरा वाक्य इस प्रकार होगा, It is time for tea to be prepared. क्वेश्चन नंबर 74, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट फ्रेजल वर्ब। द प्रिंसिपल डैश द प्राइजेस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गेव अवे। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। वाक्य इस प्रकार होगा, द प्रिंसिपल गेव अवे द प्राइजेज। प्रधानाचार्य ने पुरस्कारों को बांटा। गिव अवे डिस्ट्रीब्यूट समथिंग, किसी चीज को बांटना। गिव अप टू क्यूट, त्यागना। गिव ऑफ टू प्रोड्यूस और रिलीज समथिंग, छोड़ना। क्वेश्चन नंबर 75, चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नारेशन। रिया सेड आई एम गोइंग ऑन ए लॉन्ग वैकेशन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रिया सेड दैट शी वाज गोइंग ऑन ए लॉन्ग वैकेशन। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। रिया सेड दैट शी वाज गोइंग ऑन ए लॉन्ग वैकेशन
डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के लिए निम्न परिवर्तन करना होगा। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के मध्य डैट का प्रयोग होगा। रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट एक और सी में बदलेगा, आई सी में बदलेंगे, एम गोइंग वाज गोइंग में बदलेगा। इस प्रकार सही वाक्य होगा, रिया सेड दैट शी वाज गोइंग ऑन ए लॉन्ग वेकेशन। तो क्वेश्चन नंबर 76, ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू इंग्लिश। इस परेशानी का हल निकालो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 77, यूनेस्को में कितने सदस्य देश है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 193। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यूनेस्को में 193 सदस्य देश है। यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। स्थापना 1945 ईस्वी, मुख्यालय पेरिस, फ्रांस है। इस संगठन में 11 सहयोगी सदस्य देश है। यह संगठन शिक्षा, विज्ञान व संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का समन्वय करता है। भारत में कुल 44 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जिनमें 36 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित विश्व विरासत स्थल है। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। विश्व में प्रथम देश। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। तो चलिए इसका सोल्यूशन, ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1 सही सुमेलित है। कागजी मुद्रा जारी चीन, बैंक नोट जारी स्वीडन, सर्वाधिक पशुओं वाला भारत, शिक्षा को अनिवार्य प्रसा, परीक्षोपयोगी, विश्व में प्रथम से संबंधित तथ्य एवं देश, पुस्तक मुद्रित करने वाला चीन, सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला चीन, प्रथम फुटबॉल विश्व कप विजेता उरुग्वे, संविधान निर्माण करने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका, कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला रूस, ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार प्रदान करने वाला नीदरलैंड, हॉलैंड, रोबोट को नागरिकता देने वाला सऊदी अरब, आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला यूनान। क्वेश्चन नंबर 79, बाफ्टा फिल्म पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए आर रहमान। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। बाफ्टा फिल्म पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय ए आर रहमान हैं। बाफ्टा ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, यह अवार्ड ब्रिटिश अकादमी ऑफ फिल्म और टेलीविजन आर्ट्स द्वारा प्रदत्त एक वार्षिक पुरस्कार है, जिसे बाफ्टा पुरस्कार भी कहा जाता है। यह अमेरिका के ऑस्कर पुरस्कार का समकक्ष है, जो कि फिल्मकार, अभिनेता, अभिनेत्री को उनके अच्छे अभिनय के लिए दिया जाता है। स्थापना 1947 ईस्वी, प्रथम पुरस्कार 1947 ईस्वी। अल्लाह रख रहमान लोकप्रिय रूप में ए आर रहमान भारतीय फिल्मों में प्रसिद्ध संगीतकार है। टाइम्स पत्रिका ने उन्हें मोजार्ट ऑफ मद्रास की उपाधि दी। गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित होने वाला पहले भारतीय व्यक्ति है। ये ऐसे पहले भारतीय है जिन्हें ब्रिटिश भारतीय फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर में उनके संगीत के लिए 2 ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इसी फिल्म के गीत जय हो के लिए सर्वश्रेष्ठ साउंड ट्रैक कंपाइलेशन और सर्वश्रेष्ठ फिल्म गीत की श्रेणी में 2 ग्रैमी पुरस्कार भी मिले। उदित नारायण एक प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायक है। उन्हें वर्ष 2009 में पद्म श्री और 2016 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 80, बिहार के कितने उत्पाद को जीआई टैग मिल चुका है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 14। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। बिहार के 14 उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त उत्पाद श्रेणी क्षेत्र मरचा चावल 2023, कृषि पश्चिम चंपारण, कतरनी चावल कृषि मुंगेर बांका भागलपुर, शाह लीची कृषि मुजफ्फरपुर, मिथिला मखाना कृषि मिथिला क्षेत्र, जर्दालू आम कृषि भागलपुर, मगही पान कृषि गया नवादा नालंदा, मधुबनी पेंटिंग हस्तकला मिथिला क्षेत्र भागलपुर, सिल्क हस्तकला भागलपुर, सूजनी कढ़ाई हस्तकला पश्चिम चंपारण, सिक्की ग्रास हैंडीक्राफ्ट हस्तकला पश्चिमी चंपारण, अपलिक सटवा हस्तकला बिहार, सिलवा खाद्य पदार्थ नालंदा, मंजूसा चित्रकला हस्तकला भागलपुर, पत्थर कटी कला हस्तकला गया।
क्वेश्चन नंबर 81, भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मोकामा। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मोकामा में स्थित है। बिहार में केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित सार्वजनिक उपक्रम उद्योग स्थान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरौनी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड बरौनी, रेलवे पहिया कारखाना बेला सारण, रेलवे विद्युत इंजन कारखाना मधेपुरा, डीजल एवं इलेक्ट्रिक इंजन कारखाना मढ़ौर सारण, कैरेज रिपेयर रेल वर्कशॉप हरनौत नालंदा। क्वेश्चन नंबर 82, त्रिवार्था के अनुसार दक्षिण बिहार का जलवायु वर्गीकरण क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, AW। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। त्रिवार्था के अनुसार दक्षिण बिहार का जलवायु वर्गीकरण AW के अंतर्गत किया गया है। बिहार का जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। बिहार के पूर्वी भाग में आर्द्र जलवायु तथा पश्चिम भाग में अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। बिहार के उत्तरी भाग एवं दक्षिणी भाग के भौगोलिक दशाओं में अंतर के कारण विभिन्न भूगोलवेत्ताओं ने बिहार की जलवायु का अलग अलग वर्गीकरण किया है, जो निम्न है। जलवायु क्षेत्र संकेतक कोपेन उत्तरी बिहार दक्षिण बिहार CWG-AW, त्रिवार्था उत्तरी बिहार दक्षिण बिहार CAW-AW, थर्नवेट उत्तरी पश्चिम संकीर्ण क्षेत्र शेष बिहार CBW-CAW। नोट, NCERT के अनुसार बिहार का जलवायु वर्गीकरण CW है। क्वेश्चन नंबर 83, भारतीय सम्राट हर्षवर्धन को जीवनी हर्षचरित किसने लिखी थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बाणभट्ट। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखी थी। बाणभट्ट हर्षवर्धन के राजकवि थे। बाणभट्ट की पुस्तक हर्षचरित एवं कदम्बरी है। हर्षवर्धन ने स्वयं 3 नाटकों प्रियदर्शिका, रत्नावली एवं नगानंद की रचना की। हालांकि इन रचनाओं को धावक नामक एक कवि को लिखने का श्रेय भी दिया जाता है। कालिदास की पुस्तक रघुवंशम, मेघदूतम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहार इत्यादि, भवभूति की पुस्तक मालती माधव, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 84, निम्न में से किस बादशाह के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, औरंगजेब। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना ने सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। औरंगजेब सम्राट शाहजहां और मुमताज महल का तीसरा पुत्र था। उसका मूल नाम मुही अल दीन मुहम्मद था। वैकल्पिक शीर्षक आलमगीर मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा अपनाया गया था, जिसका अर्थ है विश्व विजेता। औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकोंडा पर विजय प्राप्त की। उसने अकबर द्वारा शुरू की गई झरोखा दर्शन की प्रथा को बंद कर दिया। उन्होंने हिंदू मंदिरों को नष्ट करने की नीति शुरू की। उसने मथुरा मंदिर और बनारस मंदिर को नष्ट कर दिया। 1679 में उन्होंने जजिया और तीर्थ यात्रा कर को पुनः प्रारंभ किया, जिसे अकबर ने बंद कर दिया था। वह सिखों के खिलाफ भी थे और उन्हें 9वें सिख गुरु तेग बहादुर को 1675 ईस्वी में मार डाला। औरंगजेब ने मुद्राओं पर कलाम खुदवाना बंद कर दिया। पारसी त्योहार नौरोज को मनाया जाना बंद कर दिया। औरंगजेब को उसकी नीतियों के कारण मुगल सम्राट के पतन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 85, किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को षड्यंत्र के आरोप में हिरासत में लिया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मेरठ षड्यंत्र केस। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। मेरठ षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को षड्यंत्र के आरोप में हिरासत में लिया गया था। ये थे फिलिप स्प्रैट, वेन ब्रैडली और बेंजामिन फ्रांसिस। मेरठ षड्यंत्र मामला 1929 से 33। मेरठ षड्यंत्र मामला भारतीय मजदूर वर्ग के आंदोलन के लिए अत्यधिक राजनीतिक महत्व रखता था, क्योंकि यह भारत में साम्यवाद के उदय के विरुद्ध ब्रिटिश सरकार का एक षड्यंत्र था। 20 मार्च 1929 को सरकार ने देश भर में 32 कम्युनिस्ट को गिरफ्तार किया। इसमें आधे तो राष्ट्रवादी तथा व्यापार संघ के लोग थे। इन कम्युनिस्टों ने इस बात की घोषणा की थी कि वे क्रांतिकारी हैं और ब्रिटिश साम्राज्यवाद को समाप्त करना चाहते हैं। 3.5 साल की सुनवाई के पश्चात मुजफ्फरपुर अहमद ए डांगो, जोगलेकर, फिलिप स्प्रैट, ब्रेन ब्रैडली, शौकत असमानी तथा अन्य को दोषी ठहराया गया।
कांग्रेस कार्यकारिणी ने इनके मुकदमे के लिए एक केंद्रीय सुरक्षा समिति का गठन किया, जो जेल में इनसे मिलने गए। मेरठ षड्यंत्र केस की समस्त संसार में चर्चा हुई थी और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हेराल्ड लॉस्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां की थी। पेशावर षड्यंत्र केस 1922 से 23। यह केस मॉस्को ने कम्युनिस्टों के भारत आने की पृष्ठभूमि पर ब्रिटिशों द्वारा चलाया गया। इसके तहत कुछ लोगों को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाने हेतु पेशावर लाया गया। कानपुर षड्यंत्र केस 1924 कम्युनिस्टों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बनाकर कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चलाया गया। इन पर भारत में क्रांतिकारी संगठन की स्थापना का आरोप था। S.A. डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत असमानी, नलिनी गुप्ता तथा कई अन्य साम्यवादियों को कानपुर षड्यंत्र केस में कारावास की सजा सुनाई गई। क्वेश्चन नंबर 86, ताशकंद समझौता पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1966। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। ताशकंद समझौता पर 1966 में हस्ताक्षर किए गए थे। ताशकंद समझौता 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध को हल करने के लिए 10 जनवरी 1966 को भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए थे। पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने ताशकंद की राजधानी को तत्कालीन सोवियत संघ का एक गणराज्य था, शांति समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। ताशकंद समझौते के अगले ही दिन अर्थात 11 जनवरी 1966 की सुबह लाल बहादुर शास्त्री की हृदयाघात से मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 87, निम्न में से किसने बंगाल में महलवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हॉल्ट मैकेंजी। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। हॉल्ट मैकेंजी ने बंगाल के महलवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की। महलवारी बंदोबस्त परिचय 1819 ईस्वी मैकेंजी द्वारा सूत्रपात, 1822 ईस्वी में कानूनी रूप में शुरुआत, 1833 ईस्वी में मार्टिन बर्ड तथा जेम्स टॉमसन द्वारा सुधार। मार्टिन बर्ड उत्तरी भारत में भू राजस्व व्यवस्था के जनक, ग्राम प्रधान राजस्व अदायगी के लिए उत्तरदायी। प्रमुख तथ्य: महाल का अर्थ गांव, बंदोबस्त महाल के साथ न कि किसानों के साथ। क्षेत्र: मध्य प्रांत, उत्तर प्रदेश तथा पंजाब में लागू। ब्रिटिश भारत के 30% भूभाग शामिल। क्वेश्चन नंबर 88, किस एक्ट के द्वारा विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय शासन अधिनियम 1935। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई। केंद्र में अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना का प्रावधान था। प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की गई। संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। सिंध और उड़ीसा 2 नए प्रांतों का गठन किया गया। बर्मा को भारत में पृथक कर दिया गया और अदन को भारत से अलग कर एक क्राउन कॉलोनी बना दिया गया। विषयों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया था: संघ सूची 59 विषय, राज्य सूची 54 विषय एवं समवर्ती सूची 36 विषय। प्रांतों के प्रतिनिधि चुनाव प्रक्रिया व रियासतों के प्रतिनिधि राजाओं द्वारा मनोनीत होने थे। इस एक्ट के तहत फेडरल सेवा आयोग, प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। इसी एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1937 को फेडरल लोक सेवा आयोग अस्तित्व में आया। जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम को एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं तथा दस्ता का अधिकार पत्र कहा था। जिन्ना ने इस एक्ट को पूर्णतः सराहा हुआ तथा मूल रूप से बुरा कहकर पूर्णतः अस्वीकृत कर दिया। क्वेश्चन नंबर 89, 1941 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों की हार हुई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 2-4। जर्मनी का रूस पर आक्रमण, जापान का पर्ल हार्बर पर आक्रमण। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। 1941 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी का रूस पर आक्रमण तथा जापान का पर्ल हार्बर पर आक्रमण के घटनाओं के कारण जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों को हार हुई। 22 जून 1941 ईस्वी को जर्मन सेना ने रूस पर आक्रमण कर यूक्रेन, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, फिनलैंड और पूर्वी पोलैंड पर रूसी सेनाओं को
हटाकर अधिकार कर लिया, किंतु हिटलर अपने प्रमुख लक्ष्य अर्थात मॉस्को पर अधिकार करने और रूसी सेना का विनाश करने में असफल रहा। जर्मनी की पराजय स्टालिनग्राड से आरंभ हुई। फरवरी 1943 में 43 ईस्वी तक 1 लाख से अधिक जर्मन सैनिक मारे गए तथा मॉस्को पर खतरा टल गया था। 22 अप्रैल 1945 को रूस ने बर्लिन पर आक्रमण किया। ब्रिटेन, फ्रांस तथा अमेरिका को विजय भी कहा वहां पहुंच गई। अंत में 2 मई 1945 ईस्वी को बर्लिन का पतन हो गया तथा 4 मई को जर्मन सेनाओं ने आत्मसमर्पण कर दिया। हिटलर ने अपनी पत्नी इवा ब्राउन सहित आत्महत्या कर लिया और इटली के देशभक्तों ने भी मुसोलिनी और उनकी पत्नी को गोली से मार दिया। 7 मई 1945 ईस्वी को संधि पर हस्ताक्षर करने के पश्चात 8 मई को यूरोप में युद्ध बंद हो गया। क्वेश्चन नंबर 90, अब्राहम लिंकन द्वारा दास का प्रथा उन्मूलन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1863 ईस्वी। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। अब्राहम लिंकन द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन 1863 ईस्वी में किया गया था। अमेरिका में दासों के आयात को 1808 ईस्वी में अवैध घोषित कर दिया गया था। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति 1860 ईस्वी में बने। अमेरिकी गृह युद्ध की शुरुआत 12 अप्रैल 1861 ईस्वी में दक्षिण एवं उत्तरी राज्यों के बीच हुई। दक्षिण राज्य दासता के समर्थक एवं उत्तरी राज्य उसके विरोधी थे। अमेरिकी गृह युद्ध की शुरुआत दक्षिणी कैरोलिना राज्य से हुई। इसी युद्ध के फलस्वरूप दास प्रथा का अंत हुआ। प्रजातंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। प्रजातंत्र की यह परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दी है। अब्राहम लिंकन की हत्या जॉन विल्सन ब्रूस नामक व्यक्ति ने 14 अप्रैल 1865 ईस्वी को कर दिया। अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति की 26 मई 1865 को हुई। अमेरिका फिलोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 91, यहाँ से मैथ रीजनिंग स्टार्ट हो रहा है। हम आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग बना लीजिएगा। एक महिला ने एक पुस्तक को कुछ लाभ पर 960 में बेचा। यदि वह उसे 800 में बेचती तो प्रारंभिक लाभ के 1/3 के बराबर हानि होती। वस्तु का लाभ प्रतिशत कितना था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 100/7%। क्वेश्चन नंबर 92, दो कंटेनरों में क्रमशः 3:2 और 6:5 के अनुपात में दूध और पानी का मिश्रण है। सामग्री को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:3 हो? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 10:11। तो क्वेश्चन नंबर 93, दिए गए वितरण की माध्यिका क्या है? 34, 22, 13, 11, 27, 19, 25, 16। तो इसका माध्यिका निकालना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 20.5। क्वेश्चन नंबर 94, एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का कुल सतह का क्षेत्रफल 1617 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसके आधार का व्यास 21 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन सेंटीमीटर क्यूब में क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 48 से 51। क्वेश्चन नंबर 95, दो दोस्त जिनमें से एक दूसरे की तुलना में 3 गुना कुशल है, एक साथ काम करते हुए एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों में से कम कुशल कितने दिनों में उस काम के दोगुना काम को पूरा करने में सक्षम होंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 48। क्वेश्चन नंबर 96, 5 से शुरू होने वाले लगातार 10 विषम संख्याओं पर विचार करें। पहली और दूसरी को छोड़कर उनमें से प्रत्येक को 3 गुना करें। इस प्रकार बनी 10 संख्याओं का औसत क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 39.6। तो क्वेश्चन नंबर 97, ब्याज की वार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर निवेशित 6400 की राशि 2 वर्षों में बढ़कर 7056 हो जाती है, तो ब्याज की प्रतिशत दर क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5। क्वेश्चन नंबर 98, जब 24, 30, 36 और 46 में से प्रत्येक से x घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपाती होती है। 2x + 3 और 3x + 2 के बीच माध्य अनुपातिक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10√3। क्वेश्चन नंबर 99, ए ने एक वस्तु बी को 20% की हानि पर बेची और बी ने उसे
सी को 32% के लाभ पर बेच दिया। सी ने उसे 20% की हानि पर डी को बेच दिया। यदि ए की हानि सी की तुलना में 35 रुपया कम है तो बी ने निम्नलिखित के लिए वस्तुएं खरीदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2500। क्वेश्चन नंबर 100, नीचे दिए गए पासे के अंक 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1। तो गाइज आप लोग को हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।